हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का डीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एचपीएलटी टेट संपूर्ण हिंदी सीरीज़ का एक तरफा टॉपिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के हम डिस्कस करेंगे 300 से भी ज़्यादा एमसीक्यू, 300 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास का रहेगा आज पार्ट नंबर 2। जिसने भी प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। और जो भी हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन है, सूफी प्रेम आख्यानों का काल क्रमानुसार सर्वप्रथम रचना किसे समझा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं पद्मावत, चंदायन, भृगावती या फिर मधुमालती। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो सूफी प्रेम आख्यानों का काल क्रमानुसार सर्वप्रथम रचना समझा जाता है भाई चंदायन को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य में सूफी प्रेम आख्यानों बोले तो प्रेम आश्रयी काव्य धारा की सुदीर्घ परंपरा में मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन, जिसका रचना काल है 1379 ईस्वी। तो मुल्ला दाऊद द्वारा रचित चंदायन को जो है काल क्रमानुसार सर्वप्रथम रचना समझा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी का प्रथम सूफी प्रेमाख्यान इसी रचना को माना है। और जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे चंदायन की रचना हुई थी 1379 ईस्वी में, भृगावती की हुई थी 1501 ईस्वी में, और किसने की थी? कुतुबन ने। मधुमालती की रचना हुई थी 1545 ईस्वी में, ये की थी मंझन ने। और पद्मावत की रचना हुई थी 1540 ईस्वी में, और इसकी रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो अगला क्वेश्चन है, छायावादोत्तर युग में नवीन पीढ़ी का आरंभ किस से माना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं भगवती चरण वर्मा से, हरिवंश राय बच्चन से, अज्ञेय से या फिर चंचल से। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो छायावादोत्तर युग में नवीन पीढ़ी का आरंभ माना जाता है हरिवंश राय बच्चन से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? ऑप्शन दे रखे हेमचंद्र, विद्याधर, सोमप्रभ सूरी या फिर धनपाल। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता है हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य हेमचंद्र प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के महान व्याकरणकर्ता है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेम शब्द अनुशासन के 8वें अध्याय में अपभ्रंश व्याकरण का विस्तार से वर्णन किया है। इसी कारण उन्हें जो है प्राकृत का पाणिनि और अपभ्रंश व्याकरण का रचयिता माना जाता है। और अन्य ऑप्शन जैसे दे रखे थे विद्याधर, तो विद्याधर ने प्राकृत पेंगलम में कुछ छंद लिखे हैं, लेकिन वे अपभ्रंश व्याकरण के मुख्य रचयिता नहीं है। जैसे अगला ऑप्शन दे रखा था सोमप्रभ सूरी, तो इन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध, जिसकी रचना 1184 ईस्वी में हुई थी, तो कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ की रचना की थी जो गद्य पद्य में प्राकृत काव्य है। अगला ऑप्शन दे रखा था धनपाल, तो इन्होंने भविष्यत कहा बोले तो भविष्यत दत्त कथा नामक अपभ्रंश के प्रसिद्ध कथा काव्य की रचना की थी, ना कि किसी व्याकरण ग्रंथ की। तो अगला ऑप्शन दे रखा है वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन दे रखे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर हजारी प्रसाद। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा दी थी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में आदिकाल बोले तो वीर गाथा काल को 2 भागों में विभाजित किया था। एक था संधि काल और एक था चारण काल। इसीलिए संयुक्त रूप से इस काल को जो है संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा उन्होंने दी थी। और अन्य ऑप्शन दे रखे थे जैसे ग्रियर्सन, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को केवल चारण काल कहा था, इसमें संधि काल शब्द शामिल नहीं किया था। और अगला दे रखा था धीरेन्द्र वर्मा, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य के इस शुरुआती युग को जो है अपभ्रंश काल नाम दिया है। और अगला दे रखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस कालखंड को जो है आदिकाल की संज्ञा दी है, जो आज सबसे अधिक प्रचलित है। तो अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? ऑप्शन दे रखे हैं राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल या फिर डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया था?
आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही जो है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को सबसे पहले आदिकाल नाम दिया था। उनका मानना था कि यह काल जो है भाषा और साहित्य की दृष्टि से आगामी साहित्य की पीठिका, बोले तो आगामी साहित्य की का आधार है। यह नाम आज सर्वमान्य है। तो अन्य विकल्पों का स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि वे गलत कैसे हैं। जैसे दे रखा था राम कुमार वर्मा, तो जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा कि इन्होंने जो है इस काल को संधि काल एवं चारण काल कहा था, तो आदिकाल तो ऑब्वियसली नहीं कहा होगा। अगला है आचार्य शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल में वीरता की रचना को प्रधानता देते हुए इस काल को जो है वीर गाथा काल नाम दिया था। किसने दिया था वीर गाथा काल नाम अपने आदिकाल को? तो ये दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला दे रखा था डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के इस शुरुआती दौर को जो है जय काव्य काल की संज्ञा दी थी। तो अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर गाथा काल किस आलोचक ने कहा था? तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन दे रखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, राव शंकरतायन ने, या फिर विश्व प्रसाद मिश्र ने। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में जो है इस कालखंड की 12 महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो आदि जो है इसके आधार पर जो है वीरता की प्रवृत्ति को मुख्य माना और इसे जो है वीर गाथा काल का नाम दिया। और जो अन्य विकल्प दे रखे थे जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल को चारण काल कहा है। राव शंकरतायन ने इस काल को जो है सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस कालखंड को जो है वीर काल की संज्ञा दी है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक कौन है? तो अभी अभी हमने ये भी डिस्कस किया है। ऑप्शन दे रखे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, राव शंकरतायन, राम कुमार वर्मा। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल से अभिहित करने वाले आलोचक कौन है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक का नाम है राहुल शंकरतायन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, महापंडित राहुल शंकरतायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। इस नामकरण के पीछे उनका यह तर्क था कि इस युग के साहित्य में मुख्य रूप से दो ही प्रवृत्तियां थी। पहले सिद्धों की धार्मिक वाणी और रचनाएं तथा दूसरी सामंतों के आश्रय में रहने वाले कवियों द्वारा की गई अपने राजाओं की प्रशंसा या स्तुति। तो अन्य विकल्प दे रखे हैं जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इस शुरुआती दौर को जो है बीज वपन काल कहा था, क्योंकि उनके अनुसार इस काल में जो है हिंदी साहित्य के विकास के जो है बीज बोए गए थे। और अगला दे रखा है आचार्य शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की वीर रसात्मक रचनाओं के आधार पर इसे जो है वीर गाथा काल नाम दिया था। और राम कुमार वर्मा ने जो है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संयुक्त रूप से संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा दी थी। तो अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? ऑप्शन दे रखे हैं, चारण काल, आदिकाल, वीर काल, या फिर बीज वपन काल। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज वपन काल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया था। उनका मानना था कि यह हिंदी साहित्य का शुरुआती दौर था जहां भाषा और साहित्य के विकास के बीज बोए जा रहे थे। और जो अन्य ऑप्शन है जैसे चारण काल, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। आदिकाल, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे जो है आदिकाल नाम दिया था। वीर काल, तो वीर काल किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है इसे वीर काल की संज्ञा दी थी। तो अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक है
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है आदिकाल को वीर काल नाम दिया था। उनका मानना था कि इस काल की रचनाओं में वीर भाव और शौर्य की प्रधानता थी। ध्यान रहे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसे वीर गाथा काल कहा था, जबकि विश्वनाथ प्रसाद ने इसे केवल वीर काल नाम दिया है। और जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं जैसे राम कुमार वर्मा, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा दी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इन्होंने जो है इस कालखंड को आदिकाल नाम दिया था, जो वर्तमान में सबसे प्रचलित और मान्य नाम है। और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस आदिकाल को जो है जय काव्य काल या फिर बाल्य अवस्था काल कहा है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, ग्रियर्सन या फिर गारसा दत्तासी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार थे जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन पहले इतिहासकार है जिन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1888 में हुआ था, तो द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया और प्रत्येक कालखंड का अलग नामकरण किया। उन्होंने पूरे इतिहास को जो है 11 विभिन्न अध्यायों, बोले तो 11 कालखंडों में विभाजित किया था, जिसमें प्रारंभिक काल को जो है चारण काल नाम दिया था। और उनसे पहले के इतिहासकारों ने केवल कवियों की सूची तैयार की थी, काल विभाजन नहीं किया था। और जो अन्य ऑप्शन दे रखे हैं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का सबसे वैज्ञानिक, सुस्पष्ट और प्रमाणिक काल विभाजन किया था, लेकिन वे ऐसा करने वाले प्रथम इतिहासकार नहीं थे। और अगला ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ग्रियर्सन और शुक्ल जी के बाद जो है अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में काल विभाजन प्रस्तुत किया था। अगला दे रखा है गारसा दत्तासी, तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विश्व के प्रथम लेखक थे। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विश्व के प्रथम लेखक है भाई गारसा दत्तासी। और उन्होंने फ्रेंच भाषा में अपना ग्रंथ लिखा था, परंतु इन्होंने अपने इतिहास में कवियों को केवल वर्ण अनुक्रम, बोले तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रखा था और कोई काल विभाजन का या फिर नामकरण नहीं किया था। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए DS क्लासेस यूट्यूब चैनल को। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा रात को 8 बजे।